नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट और उसका अध्याय क्रमांक 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो के साथ ही। नाम है इसका प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों की और जीव जंतुओं की हम चर्चाएं करने वाले हैं। देखिएगा, जहां जहां प्राकृतिक वनस्पति होगी उन वनस्पतियों के अंतर्गत वन्य जीव जंतु होंगे, वन्य प्राणी होंगे, पशु पक्षी इत्यादि प्रकार के जीव जंतु होंगे। उन सभी की हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। यानी कि पूरी की पूरी हमें प्रकृति के इर्द गिर्द आपके प्राकृतिक जो वनस्पतियां उगी हुई है और उन वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक आवासों में रहने वाले विभिन्न प्रजातियों की चर्चाएं करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले भारत में जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है, ये जैव विविधता भारत में किस प्रकार से आपके वितरित है, कितनी भारत में जैव विविधता है। अब जब सबसे पहले आपके सामने एक शब्द आया है भारत में जैव विविधता, तो जैव विविधता वास्तव में होती क्या है? जैव विविधता क्या होती है, इसकी जब बात करते हो तो शब्द से ही आपको पता चलता है। शब्द क्या है? जैव अर्थात जीव जगत, जीव जंतु और जीव जंतु, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आपके जीव जंतु आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, घास आ जाती है, अर्थात वनस्पतियां। यानी कि पेड़ पौधे और वनस्पति आपके जीव जंतुओं और आपके वनस्पतियों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किसी स्थान विशेष में आपके बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो स्थान जैव विविधता से संपन्न कहलाता है। और जिस स्थान पर ऐसी प्रजातियों की संख्या कम होती है और उन प्राणियों की संख्या भी कम होती है, वो कहलाते हैं आपके जैव विविधता की कमी वाले क्षेत्र। और जिस क्षेत्र में आपके जैव विविधता जितनी अधिक होती है, वहां पर आपके उतने ही अधिक आपके प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास होगा, वहां का एक खूबसूरत नजारा और एक अच्छा पर्यटक क्षेत्र विकसित हो सकता है। तो भारत में जैव विविधता की आप बात करोगे तो जैव विविधता भारत में आपके सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक देश है। विश्व में जो 12 जैव विविधता के मुख्य देश हैं, उन देशों में से भारत भी एक देश है। अब जैव विविधता के 12 मुख्य देश कौन से आते हैं? वे देश जो अधिकतर इसमें वो देश आते हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन से होते हैं? जैसे आपने ये पृथ्वी के बारे में पढ़ा है कि पृथ्वी जिसके बीचों बीच में से विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश के निकटवर्ती क्षेत्रों में यहां पर जो देश होंगे उन देशों में जैव विविधता उतनी ही अधिक होती है। जिससे जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, जैव विविधता में कमी आती जाती है। यानी कि जो देश विषुवत रेखा के आसपास बसे हुए हैं वहां पर जैव विविधता अधिक होगी, और जो देश यहां पर ध्रुवों में बसे हुए हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र हो या फिर आपके दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका वाला क्षेत्र हो जहां पर कोई मानव निवास नहीं करता है, लेकिन ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये सर्वाधिक आपके सबसे कम जैव विविधता वाले क्षेत्र माने जाते हैं। तो भारत की स्थिति कहां पर है? भारत की स्थिति आपके विषुवत रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की ओर। और यह है भारत में जो विश्व के जो सर्वाधिक जैव विविधता वाले 12 देश माने जाते हैं, उनमें से एक देश ये आता है अपना भारत। अब देखो, भारत में आप जब जैव विविधता की बात करेंगे, प्रजातियों की, पौधों की प्रजाति देखें, जैव विविधता में क्या क्या आते हैं? पेड़ वनस्पतियों की प्रजाति आती है, जीव जंतुओं की प्रजातियां आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पौधों की प्रजातियां। तो इसमें लगभग 47,000 पौधे भारत में देखने को मिलते हैं। कितने? 47,000 प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलते हैं भारत में। अपने आसपास के क्षेत्रों में हम कितने देख सकते हैं भाई? गिनती के पौधे देख सकते हैं कि ये इसकी प्रजाति है, वो इसकी प्रजाति है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में आप देखोगे तो 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। अब पौधों की विविधता में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में 10वां स्थान है और एशिया में 4था स्थान है। एशिया महाद्वीप में पौधों की प्रजातियों की संख्या के अनुसार भारत का 4था स्थान आता है और विश्व के अंदर 10वां स्थान आता है। फिर आप बात करते हो भारत में पौधों में फूलों वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं, यानी कि जिनमें फूल आते हैं, वो फूलों वाले पौधे कौन से हैं? और ये पौधे आते हैं आपके 15,000 पौधे। टोटल पौधे कितने हैं? 47,000 प्रकार के पौधे हैं भारत में। इनमें से आपके 15,000 पौधे फूलों वाले हैं। कितने? 15,000, जिसके पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, फ्लावर्स हैं। और विश्व के कुल फूल वाले पौधों की संख्या का 6% है। विश्व में जितने भी फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं उन पौधों का 6% पौधे अकेले भारत देश में देखने को मिलते हैं। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? विश्व का कुल क्षेत्रफल का 4.24% क्षेत्रफल है भारत में।
और विश्व के इतने टोटल जो 100% विश्व है स्थलीय भाग है, उसमें जितने पौधे पाए जाते हैं उन पौधों का 6% भाग आपके केवल इस 2.6% भाग पर देखने को मिलते हैं। भारत में बिना फूलों वाले पौधों की बात करेंगे कि भाई जो बिना फूलों वाले पौधे कौन से, उनमें आपके फर्न आते हैं, शैवाल आते हैं और कवक आते हैं। इन पौधों के फूल नहीं लगते हैं। ये आपके छोटी वनस्पतियां हैं, फर्न, शैवाल, कवक, इनके फूल खिलते ही नहीं है। फूलों की बात करते हो, जैसे भारत में प्रमुख फूलों वाले पौधों की बात करते हो तो उसमें आता है आपके कमल का फूल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प माना जाता है। इसी प्रकार से आप राजस्थान में देखते हो तो रोहिड़ा का पुष्प, रोहिड़ा पुष्प जो राजस्थान का राज्य पुष्प माना जाता है। इसी प्रकार से आपके जैसे जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं जिनके फल लगते हैं, तो उनके फल लगने से पहले आपके एक छोटा सा फूल खिलता है। जैसे आप खेतों में देखते हो, जैसे आपके सरसों होती है, सरसों की क्या लगती है, फलियां लगती है, उनमें सरसों के दाने बनते हैं। लेकिन फलियों के आने से पहले वहां पर पीले कलर के एकदम सुनहरे खूबसूरत से फूल आपको दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके फूलों के पौधे भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे बिना फूलों वाले भारत में पौधे कौन से हैं, फर्न, शैवाल और कवक, ये 3 प्रमुख पौधे हैं जिनके फूल नहीं लगते हैं। ये आपके सूक्ष्म और छोटी प्रकार की वनस्पतियां होती है। फिर आते हैं भारत में जानवरों की प्रजातियां। भाई ये तो आपके पौधों की प्रजातियां होंगी कि भाई 47,000 पौधे, 47,000 प्रकार की प्रजातियां हैं पौधों की, और उनमें से 15,000 है वो फूलों वाले पौधे हैं। लेकिन अब भारत में प्रजातियों की बात करोगे, वनस्पति आपके जानवरों की प्रजातियां, भाई जैव विविधता में 2 प्रकार की बातें देखी जाती है। कौन कौन सी? जैव विविधता, जिसे आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, इसमें देखा जाता है कि भाई आपके जानवरों की प्रजातियां और वनस्पतियों की प्रजातियां। भारत में वनस्पतियों की प्रजातियां तो हमने देख ली भाई, 47,000 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं भारत में। तो इस प्रकार से भारत जैव विविधता की दृष्टि से वनस्पतियों में तो संपन्न है। इस प्रकार से पौधों में हम देखेंगे तो उसमें एशिया में हमारा 4था स्थान है और विश्व में 10वां स्थान है। जब जानवरों की प्रजातियों की बात करेंगे तो जानवरों में तो इसे और अधिक विविधता है। कितनी है? तो लगभग 90,000 प्रकार की यहां पर प्रजातियां देखने को मिलती है जानवरों की। जैसे आप देखते हो ना जानवर, जैसे आप शेर देखा, आपने चीता यानी कि बाघ देखा, फिर आपने तेंदुआ देखा है, या फिर आपने मोर देखा है, आपने चिड़िया देखी है। चिड़िया में जैसे आपने अलग अलग प्रकार की चिड़िया देखते हो। इसी प्रकार से आप मछलियां देखते हो, समुद्री पानी की मछलियां, खारे पानी की मछलियां, आपने गेंडा देखा है, एक सींग वाले गेंडे आते हैं, हाथी होते हैं। इस प्रकार के आपसे बहुत सारे जीव जंतु देखने को मिलते हैं। हाथियों में भी आपके अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे गेंडों में आपके एक सींग वाला गेंडा होता है। हिरण देखते हो तो हिरण में बहुत सी अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती है। बारह सिंगा होता है, जैसे आपके तिब्बतीय बारहसिंगा अलग प्रकार का होता है, सामान्य बारहसिंगा अलग होते हैं। हिरण में भी अलग अलग होते हैं, जैसे कृष्ण मृग अलग होता है, हिरण अलग होता है। फिर आपका एशियाई आपके जो तिब्बतीय हिरण होता है वो अलग होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से टोटल 90,000 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। और जब मछलियों की बात करते हो तो भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियां देखने को मिलती है। मछलियां ताजे पानी की भी है और समुद्री पानी की भी है। ताजे पानी की मछलियां कहां मिलेगी? ये मछलियां भारत के आंतरिक भागों में मिलेगी, अंतःस्थलीय क्षेत्रों में। जैसे जैसे आपके किसी नदी में मछलियां मिलती है, मीठे पानी की झील है तो उसमें मछलियां देखने को मिलती है। जबकि खारे पानी की मछलियां ये अधिकतर आपके समुद्री क्षेत्रों में मिलती है, तटवर्ती राज्यों में। तटवर्ती राज्य कौन से? आपको भारत के मानचित्र में तो याद ही होंगे भाई, यहां से गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, इसके अलावा आप तमिलनाडु, और फिर बीच में यहां पर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। ये जो समुद्री क्षेत्रों के इलाके हैं, इन सभी समुद्री क्षेत्रों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तटीय क्षेत्रों में समुद्री पानी की मछलियां देखने को मिलती है। इनके अलावा समुद्री पानी की मछलियां देश के आंतरिक भागों में जो खारे पानी की झीलें हैं वहां पर आपको मिल सकती है। जैसे आप सांबर झील में देख लो, या फिर आपके जो अन्य छोटी छोटी खारे पानी की झीलें, वहां पर ऐसी मछलियां देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो मीठे पानी की जो ताजे पानी वाली मछलियां हैं, वो मछलियां या तो नदियों में मिलेगी या फिर आपके मीठे पानी के जो झीलें हैं, तालाब हैं, वहां पर देखने को मिलती है। और जो ये ताजे पानी की मछलियां हैं, इनका मछलियों का प्राकृतिक कृत्रिम रूप से इनका मछली पालन कार्य भी किया जाता है। जैसे देश के आंतरिक भागों में मत्स्य पालन कार्यक्रम चलता है।
मत्स्य पालन कार्यक्रम चलता है जिसमें आपके एक छोटा तालाब बनाया जाता है और उस तालाब में मछलियों के आपके बीज लाकर डाल दिए जाते हैं और मछलियां अपने आप उनमें विकसित होने लग जाती है। फिर उनको खाद्यान्न डालते रहते हैं और मछलियां बड़ी हो जाती है और उनको पकड़ते हुए मार्केट में उनकी सप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार से भारत में मछलियों की तो असंख्य बहुत सी अधिक प्रजातियां देखने को मिलती है। फिर आगे हम बात करें प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिएगा ये तो होगी आपकी जैव विविधता की, भाई किस प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है। भाई भारत आपके जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। हमने बताया कि भाई जो 12 प्रकार के 12 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश हैं उन देशों में भारत एक देश आता है और उसमें भी आपके प्रजातियों में किस पर आपके वनस्पतियों की प्रजातियां कितनी हैं, उनमें कैसा स्थान है और जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती है। मछलियां आपके उनमें सर्वाधिक योगदान रखती है, तो मछलियों की किस किस प्रकार की यहां पर मछलियां पाई जाती है, ये तो हमारी जैव विविधता की सामान्य सी बातें होगी। फिर आप वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति दो अलग अलग शब्द पढ़ते हैं। जब आप कहते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति, और हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, आप कहेंगे कि मैं मेरे वर्षा ऋतु आई। अब जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस आता है, पर्यावरण दिवस के दिन हमने हमारे किसी नेताजी से या किसी पर्यावरणविद का भाषण सुना था। भाषण सुनकर हमारे अंदर मोटिवेशन आया कि हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए और उसके लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। मैं मार्केट गया, स्कूल से छुट्टी होने के बाद में मार्केट गया। मार्केट से जाकर वहां पर नर्सरी थी, उस नर्सरी में से मैं जैसे आपके नींबू का पौधा ले आया, नीम का पौधा ले आया और कुछ आपके 2-4 फूलों के अच्छे अच्छे पौधे लेकर आ गया और मेरे घर के सामने एक अच्छे से आपके कतार में बढ़िया तरीके से अच्छी जगह पर मैंने उन पौधों को लगा दिया। तो क्या ये पौधे फिर बड़े होने लग जाएंगे? हाँ जी, बड़े तो होने लग जाएंगे, लेकिन क्या इन्हें आप प्राकृतिक वनस्पति कह पाएंगे? इन्हें आप प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे। तो किसे कहेंगे? तो सर मैं एक पूरा बगीचा लगा दूं, जैसे मैं आपके 40-50 अलग अलग प्रकार के पौधे लेकर आता हूं और उनको मेरे खेत के पास में एक छोटी सी जगह काट लूं खेत में से और उसमें एक पूरा बगीचा विकसित कर दूं। उसमें बीच में आपके छोटी छोटी घासें भी लगा दूं, अलग अलग टाइप के फूलों के पौधे लगा दूं, फलों के पौधे लगा दूं, जो मेरे क्षेत्र के अनुकूल हो वो लगा दूं। तो क्या फिर वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाएगी? जी वो भी प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। तो ये क्या है जो लगाई जा रहे हैं? ये जो आप लगा रहे हैं ये वनस्पति होती है। प्राकृतिक वनस्पति वे वनस्पतियां होती है या वे पेड़ पौधे होते हैं, वे घासें होती है जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगती है और अपने आप ही वो वृद्धि करती है। वे प्राकृतिक वनस्पतियां कहलाती है। जैसे आप अपने गांव के पास में देखते हो, गांव के चारों ओर जैसे खाली भूमि पड़ी होती है, जो आपके सरकारी जमीन होती है, जिसे आप गौचर कह सकते हैं, जिसे आप कई क्षेत्रों में उसे ओरण नाम दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में उसके अलग अलग नाम होते हैं। अब उसके आसपास वहां पर देखते हो कि एक तालाब होता है, तालाब के चारों तरफ आपके खाली पड़ी हुई जमीन होती है, जो जमीन होती है जो कि आपके गांव की सीमा तक आपके वो खाली पड़ी जमीन पर विभिन्न प्रकार के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और वही पेड़ पौधों युक्त जो ओरण कहलाता है तालाब के आसपास का गांव के चारों ओर का क्षेत्र, जहां पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उगे हैं और अपने आप उन्होंने वृद्धि की है, वह कहलाते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां। और जो आप अपने खेतों में लगा लिए, आप अपने घर के बाहर आपने पेड़ लगा दिया, आपने एक छोटा सा बगीचा लगा दिया, आपने अपने पशुओं के बाड़े में पौधे लगा दिए या फिर सड़क के किनारे पौधे लगा दिए, वो पौधे प्राकृतिक वनस्पतियों में नहीं गिने जाते हैं। वो तो पौधे आते हैं आपकी वनस्पतियों में शामिल होते हैं। हाँ, वो सिर्फ आपके पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। आपने पर्यावरणविद की बातें सुनी है या नेताजी की बातें सुनकर आपने पौधा लगाया है, उससे आपकी अच्छी बात है, आपका पर्यावरण संरक्षण होगा, बहुत ही शानदार होगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपके तापमान को, वायुमंडल के तापमान को कम करने में सहयोग रहेगा। लेकिन वो वनस्पति होगी, प्राकृतिक वनस्पति नहीं होगी। तो भाई प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा समझ गए? भाई बिना आपके मानव की सहायता के बिना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है ये, लंबे समय तक मनुष्यों के द्वारा इसे अप्रभावी छोड़ दिया गया है और ये अक्षत वनस्पति होती है। अक्षत यानी कि इसको किसी ने छुआ नहीं है, अक्षत ये वनस्पति बिना किसी हस्तक्षेप के उग रही है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, अपने आप वृद्धि करती है। जब पौधा आपके ज्यादा सालों का हो जाता है तो अपने आप वो सूखने लग जाता है, सूखकर गिर जाता है, लेकिन इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं जो आपने कहा कि हमारी जो कृषिगत फसलें हैं, हमारा तो खेत है वो पूरा का पूरा खलियान, आपके खेत खलियान होते हैं, हरे भरे पौधे होते हैं, वहां पर हमें जैसे हमने अभी बाजरे की फसल लगा दी, फिर हमने बाजरे की कटाई होने के बाद में हमने उसमें जीरे की फसल लगा दी या फिर गेहूं की फसल लगा दी, तो वो हरे भरे हैं। क्या वो आपके प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं? जी नहीं। आपकी कृषिगत फसलें हो, चाहे आपका फल हो, चाहे आपके बागान हो, या फिर ये आपकी प्राकृतिक वनस्पतियां नहीं होती है, ये तो आपके वनस्पतियां होती है।
जो आप मानवीय वनस्पतियां इन्हें कह सकते हैं, मानव द्वारा लगाई गई वनस्पतियां कह सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तो अपने आप उगने वाली वनस्पतियां होती है, जिसमें मानव का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर आपके दो शब्द आते हैं, एक तो आती है स्थानिक आपके जो देशज प्रजातियां, और एक आते हैं विदेशज प्रजातियां। देखिएगा, आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखना, कुछ पौधे होते हैं जो आपके मूल रूप से भारतीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो विदेशी प्रजातियों के होते हैं। अब इसमें कौन से होते हैं? जो आपके वनस्पतियां विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, उन्हें कहा जाता है स्थानिक या फिर देशज प्रजातियां। जैसे जैसे आती है आपके बबूल की बात करें, किसकी बात करें? एक वनस्पति आती है, वनस्पति आते हैं बबूल। बबूल का क्या होता है? एक पेड़ होता है, कंटीली झाड़ियां होती है, मरुस्थलीय पौधा होता है। और ये जो बबूल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो विशुद्ध रूप से भारतीय प्रजाति का होता है, और दूसरा होता है विदेशज प्रजाति का, वे पौधे जो भारत के बाहर से आए गए हैं। अब ये बबूल दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं इसके प्रकार? इसके आप प्रकारों की बात करें तो एक तो बबूल होता है आपका देशज प्रजाति का। कौन सा होता है? देशज प्रजाति का। और एक बबूल होता है जो आपके विदेशी प्रजाति का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायती बबूल कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है विलायती बबूल, या इसे कहा जाता है अंग्रेजी बबूल। अब ये देशज प्रजाति वाला बबूल है, इस बबूल की लकड़ी भी अच्छी होती है। ये बबूल आपके प्राकृतिक रूप से, इस जो हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके लिए भी अच्छा होता है। ये इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो विदेशी बबूल है, विलायती बबूल होता है, ये अंग्रेजी ये जो विदेशज प्रजाति वाला है, ये आपके हरा भरा तो इस देसी बबूल से अलग ज्यादा दिखाई देता है। इसका हरा कलर तो इसे और अधिक होता है। लेकिन ये जो अपने आप बहुत ही, एक तो पहली बात तो ये तीव्र गति से वृद्धि करता है, जल्दी से ये उग जाता है, अच्छी इसमें आपके वृद्धि होती है, और तेजी से ये फैलने लग जाता है। और एक स्थान पर अगर आपके एक बबूल का पौधा इसका उग गया ना, तो अब उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे असंख्य बबूल उग जाएंगे, और ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक होता है। जैसे आपके तालाब के आसपास के क्षेत्रों में देखना, आपके ग्रामीण परिवेश के लोगों के द्वारा इन विलायती बबूलों को आपके जेसीबी के माध्यम से उनकी जड़ों से, उनको गहराई से उनको निकाल कर उनको खत्म किया जाता है, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। जिस क्षेत्र में ये बबूल उग जाते हैं, विलायती बबूल, वहां पर दूसरी प्रजातियों के विकसित होने की संभावनाएं कम हो जाती है, वो उनको वृद्धि नहीं करने देते हैं। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है? वहां से हटाया जाता है, और वहां पर आपके दूसरे पौधे लगाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से विदेशी प्रजातियां होती है। जब हम कहते हैं ना, कभी कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर आपके जैव विविधता में, हम आगे बातें करेंगे जैव विविधता की, जब हम आपको बताएंगे जैव विविधता में हानि किस वजह से होती है, जैव विविधता की कमी कैसे होती है, जब हम जैव विविधता संरक्षण की बात करेंगे, तब ये पढ़ते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में विदेशी प्रजातियों का आगमन हो जाता है, तो वहां पर देशज प्रजातियों की संख्या कम होने लग जाती है। और यही कार्य यहां पर बबूल के द्वारा किया जा रहा है। ये बबूल का पौधा विशेष रूप से जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये राज्य हैं, इन राज्यों में सर्वाधिक इनकी संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके देशज और विदेशज प्रजातियां होती है। फिर आगे बात करें वनस्पति जगत और प्राणी जगत। वनस्पति जगत क्या होता है कि जहां पर आपके पेड़ पौधों और वनस्पतियों की चर्चाएं की जाती है, किसी विशेष क्षेत्र में, समय विशेष में उत्पन्न होने वाली पौधों की प्रजातियां हैं, वो वनस्पति जगत में शामिल होती है। और इसी प्रकार से अगर जो प्राणियों की प्रजातियां हैं, जिसमें मनुष्य भी आ जाता है, जीव जंतु भी आ जाते हैं, पालतू जानवर भी आते हैं, और जंगली जानवर भी आते हैं, वो सब आपके प्राणी जगत में आते हैं। ठीक है, जैसे आप जीव विज्ञान पढ़ते हो, जीव विज्ञान पढ़ते हो, जिसे आप बायोलॉजी कहते हैं। इस बायोलॉजी में कुछ अलग अलग शाखाएं होती है। एक शाखा होती है वनस्पति विज्ञान, जिसे आप वनस्पति जगत भी कहते हैं, या इसे वनस्पति शास्त्र भी कहा जाता है। और दूसरी होती है आपके प्राणी शास्त्र या फिर प्राणी विज्ञान। अब जो प्राणी विज्ञान पढ़ते हैं, उसमें तो आप जीव जंतुओं के संबंध में पढ़ते हैं, चाहे आपका मानव हो या फिर अन्य जीव जंतु, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और जो दूसरी शाखा होती है वनस्पति शास्त्र, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप जूलॉजी कहते हैं, उस वनस्पति शास्त्र में आप अध्ययन करते हो वनस्पतियों का अध्ययन करते हो, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का वैज्ञानिक ढंग से उसमें वहां पर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दो शब्द आते हैं, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। और इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है, अर्थात आपने इस वीडियो में क्या क्या बातें सीखी है। तो आपने सीखा है भारत में जैव विविधता की मूलभूत समझ, भारत में ये जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की परिभाषा क्या है, भारत में किस प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है, वनस्पतियों में कितनी विविधता है, प्राणी जगत की प्रजातियों में कितनी विविधता है। फिर आपके कुछ शब्दावलियां थी,
उन शब्दावलियों पर हमने चर्चाएं की, जैसे देसी प्रजातियां, विदेशज प्रजातियां, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, ये तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चाएं की और उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल को जल्दी से पढ़िएगा और फटाफट आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं आंसर बताऊं उससे पहले पहले आपको इसका आंसर दे देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करता है? 4 लाइनें नीचे दे रखी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी लाइन है जो आपके प्राकृतिक वनस्पति की परिभाषा बताती है। कृत्रिम रूप से उगाई गई वनस्पति, दूसरा है मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगाई गई वनस्पति, तीसरा है खेतों में उगाई जाने वाली वनस्पति, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होती है? बिना मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप उगने वाली वनस्पतियां, मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से उगाई गई वनस्पति। कृत्रिम रूप से उगाई गई वनस्पति क्या कहलाती है? यह वनस्पति होती है जिसे आप क्या कह सकते हैं? इसे मानवीय वनस्पति, कृत्रिम वनस्पति कह सकते हैं। और जो खेतों में उगाई जाने वाली वनस्पति होती है वो क्या कहलाती है? ये आपके कृषिगत फसलें हो जाती है। क्या हो जाती है? कृषिगत फसल हो सकती है। ये आपका बागवानी फसलें हो सकती है, बागवानी फसलें हो सकती है, यानी कि बागवानी कैसे होती है ना, जिसमें आपके जो पेड़ पौधे लगाए, छोटे बगीचे लगाए जाते हैं, वो बागवानी फसलें, जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, जिससे आप कपास है, ये सारे बागान कहलाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी पौधे की सही वर्णन करता है? नीचे 4 लाइनें दे रखी है, इनमें से आपको बताना है कि जो कौन सी लाइन है जो विदेशी पौधे की परिभाषा दे रहा है, विदेशी पौधों के बारे में सही बात कही गई है। पहला लिखा है ऑप्शन ए में, भारत में उत्पन्न होने वाली एक पौधे की प्रजाति है। दूसरा है एक पौधे की प्रजाति जो किसी दूसरे देश से भारत में लाई गई है। तीसरे में दिया है एक पौधा जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। और ऑप्शन दे दिया है एक पौधा जो हमेशा व्यावसायिक रूप से उपयोग में लिया जाता है। विदेशज पौधा जो भारतीय मूल का पौधा नहीं है, किसी दूसरे देश से उस पौधे को भारत में लाया गया है। तो एक पौधे की प्रजाति जो दूसरे देश से भारत में लाई गई है वो विदेशज पौधे होते हैं। जैसे जैसे आपका आता है विलायती बबूल। क्या आता है? विलायती बबूल। अब देखो, एक पौधा जो देखो भारत में उत्पन्न होने वाली प्रजाति है तो इसे कहा जाता है देशज प्रजाति, इसे विदेशज नहीं कहा जाता है, इसे देशज प्रजाति कहा जाता है। एक पौधा जो हमेशा व्यावसायिक रूप से उपयोग में लिया जाता है वो पौधे क्या कहलाते हैं? जैसे व्यापारिक महत्व के पौधे कहलाते हैं, इमारती लकड़ी वाले पौधे हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके व्यापारिक महत्व के पौधे होते हैं, व्यापारिक या व्यावसायिक महत्व के पौधे या फिर वनस्पतियां होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 है, भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 4 कथन दे रखे, इसमें पहचाना कि जैव विविधता के बारे में भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया है, भारत में पशु प्रजातियों की विविधता बहुत कम है। ऑप्शन बी है, भारत में कोई भी गैर फूलदार पौधा नहीं है। ऑप्शन सी में दिया है, भारत के ताजे और समुद्री जल में मछलियों की विविधता बहुत अधिक है। और ऑप्शन दे दिया है, भारत में एशिया में सबसे कम वनस्पति विविधता है। अब देखो, इन कथनों पर हम चर्चाएं करें तो क्या भारत में पशु प्रजातियों की विविधता बहुत कम है? जी बिल्कुल नहीं, बहुत ही अधिक है। पशुओं की देखेंगे ना तो हमें पशु प्रजाति अर्थात हमें प्राणी जगत की बात करें, जानवरों की प्रजातियों की बात करें तो यहां पर तो लगभग 90,000 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? 90,000 प्रजातियां हैं प्राणियों की। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, भारत में कोई भी गैर फूलदार पौधा नहीं है। अरे भाई, ये गलत कथन है। भारत में तो 15,000 प्रजातियां हैं फूलदार पौधों की। से दिया है कि भारत के ताजे और समुद्री जल की मछलियों में बहुत अधिक विविधता है। हाँ जी, ये मछलियों में विविधता बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका से राइट होगा। भारत में एशिया में सबसे कम जैव विविधता है वनस्पति विविधता में। अरे वनस्पति विविधता भाई बहुत अधिक है। यहां पर आपके वनस्पतियों में बहुत अधिक प्रकार की वनस्पतियां होती है, जैसे 47,000 प्रकार के यहां पर पौधे देखने को मिलते हैं। और एशिया में वनस्पति विविधता की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान आता है भारत का। किसमें? एशिया में चौथा स्थान आता है। और विश्व में 10वां स्थान आता है किसमें? वनस्पति विविधताओं में। तो ये आपका वीडियो था भारत में जैव विविधता से संबंधित। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके ज्ञानवर्धन में सहायता मिली होगी।
और हम मिलेंगे आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।